नमस्कार साथियों। मैं प्रदीप तेजवानी एक बार फिर आपके लिए लेकर आया हूँ प्रज्ञान एकेडमी से हिंदी की कक्षा 10 की सीबीएसई की कक्षाएं। पिछले वीडियोस में हमने सूरदास के पद, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद और आत्मकथ्य के बारे में चर्चा की। अब मैं लेकर आया हूँ आपके लिए क्षितिज भाग 2 के पार्ट 4 को, जिसमें दो कविता के अंश दिए हुए हैं, दो कविताएं दी हुई हैं, जिनका नाम है उत्साह और अट नहीं रही, जिसके लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी छायावाद के प्रमुख कवियों में से एक माने जाते हैं। इनका जन्म मेदिनीपुर बंगाल में हुआ है 1899 ईस्वी में। यहाँ पर जो दो कविताएं उन्होंने प्रस्तुत की हैं, उनमें सबसे पहली कविता है उत्साह और दूसरी अट नहीं रही। अट नहीं रही है। देखिए, दोनों कविताएं यूं कहें कि निराला जी ने दोनों कविताएं यहाँ पर प्रस्तुत की हैं हमारे प्रकृति के परिवेश की दो चीजें, एक तो बादल और एक फाल्गुन मास। तो जो सबसे पहली कविता है वो उत्साह कविता बादल को संबोधित करते हुए लिखी है। आइए देखते हैं क्या है इस कविता में। सबसे पहले उत्साह के बारे में हम एक छोटी सी चर्चा करते हैं और पाठ सार आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। उत्साह कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित कविता है, जो कि एक आह्वान गीत है। अब आह्वान का मतलब क्या होता है, आप सब पूछेंगे मुझसे। आह्वान का मतलब होता है बुलावा। किसी को आज्ञा पूर्वक हम बुलाते हैं, इसी को कहते हैं आह्वान। तो यहाँ पर आह्वान का मतलब है जिसमें विधिक रूप से किसी को आज्ञा देकर बुलाया जाता है। इसमें कवि ने बादलों का आह्वान किया है, यानी बादलों को पुकारा है। कवि ने बादलों को पुनर्जागरण व क्रांति का प्रतीक बनाया है। किसी भी परिवर्तन के लिए पुनर्जागरण की आवश्यकता होती है। इसी कारण गर्मी से परेशान वातावरण में बदलाव के लिए बादल परिवर्तन की क्रांति बनकर गरजते बरसते हैं, तो मौसम सुहावना हो जाता है और इस सुहावने मौसम में गर्मी से व्याकुल प्राणियों को राहत मिलती है। 1 मिनट के लिए मैं आपको आपके सामान्य जीवन की तरफ ले चलता हूं। आप थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, आप थोड़ा सा अतीत में जाइए थोड़े समय के लिए। मात्र 6 महीने की बात कह रहा हूं मैं आपको। हमारे भारत में जो मानसून आने वाला होता है उसका समय लगभग जून का अंतिम सप्ताह और जुलाई का प्रथम सप्ताह होता है। आप कल्पना कीजिए उस समय की, जब अभी बारिश आने वाली होती है या एक आध छोटी सी बारिश आ जाती है, उस समय धरती पे कितनी गर्मी रहती है। छोटे मोटे जीव जंतु, चाहे बड़े जीव जंतु, मानव, प्राणी मात्र, जो लोग भी हैं, वो गर्मी से बहुत बेहाल रहते हैं। और ऐसे समय में जब बादल आसमान में उमड़ कर आ जाता है, तो सभी को एक मन में उत्साह होता है कि हमें अब बारिश प्राप्त होने वाली है, हमारे मन को सुकून होने वाला है, चारों तरफ जल हो जाएगा, हमारे मन को, हमारे तन को शांति मिलेगी। तो इस तरह बादल क्रांति द्वारा परिवर्तन लाकर पुनर्जागरण का प्रतीक बनते हैं। इसलिए कवि बादलों का आह्वान कर रहा है, जिससे नए नए विचारों से धरती पर नया सृजन हो, यानी नई नई चीजें बने। आपको पता है, जब बादल गरजते हैं तो बारिश होती है और बारिश के साथ ही छोटे छोटे बीज अंकुरित होकर पौधा बन जाते हैं। ठीक है ना। लोगों के भीतर एक नया जोश आ जाता है, नया उत्साह भर जाता है और लोगों की सोई हुई चेतना जागृत हो जाती है। अब चलते हैं इस पाठ के सार की तरफ। उत्साह एक आह्वान गीत है, अर्थात एक ऐसा गीत है जिसमें अलग अलग रूप से बादलों को आज्ञा देकर बुलाया जा रहा है कि आप आइए। यह गीत बादल को संबोधित है, अर्थात इस गीत में बादलों का बोध या ज्ञान कराया गया है। बादल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का प्रिय विषय है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, प्रकृति से इन्होंने एक प्रिय विषय को चुना है, जो कि है बादल। ठीक है। कहने का तात्पर्य यह है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने अपनी बहुत सी कविताओं में बादलों का वर्णन किया है। इनका मुख्य विषय, इनका प्रिय विषय है। प्रस्तुत कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे लोगों की इच्छाओं को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नहीं नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला है। कवि जीवन को विस्तृत और संपूर्ण दृष्टि से देखता है। कविता में सुंदर कल्पना, इमेजिनेशंस बहुत अच्छी हैं, और क्रांति चेतना दोनों ही हैं। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। निराला इसे नवजीवन और
नूतन कविता के संदर्भों में देखते हैं। तो आइए, ये पाठ का सार, उत्साह पाठ का सार समझने के बाद हम चलते हैं इसके अगले बिंदु की तरफ, जो इस क्षितिज पुस्तिका में पाठ 4 में उत्साह और अट नहीं रही। हमने उत्साह नामक कविता, जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित है, इस कविता का मैंने आपको पाठ का सार बताया। अब चलते हैं इस कविता के अंश की तरफ, जो हमें बताने की कोशिश कर रहा है कि किस तरह अपने कवित्व का प्रदर्शन करते हुए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने बादलों को बुलाया है, बादलों का आह्वान किया है। इस आह्वान शब्द को थोड़ा ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब शुरुआत करते हैं। बादल गरजो। अब महाकवि अपने शब्दों से बादल को क्या कर रहे हैं? आह्वान कर रहे हैं, बुला रहे हैं अपनी तरफ कि हे बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धाराधर हो। कि इस पूरे आसमान को आप देखिए, उस परिस्थिति को, जब आसमान में बादल छाते हैं तो चारों तरफ से घिर घिर के बादल एक जगह इस पूरे परिवेश में समाहित हो जाते हैं। ठीक है, घेर घेर घोर गगन, पूरे गगन को, यानी पूरे आकाश को, पूरी अनंत नीलिमा को चारों तरफ से घेर लेते हैं। धाराधर का मतलब होता है बादल। ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। उन बादलों को कवि ने क्या कहा है कि तुम तो बहुत सुंदर हो, बहुत छोटे हो, और ऐसे मानो किसी बाल्यावस्था में जब किसी बच्चे के घुंघराले काले बाल होते हैं, उस तरह से आप कल्पना कीजिए उन बादलों की, जब वो आकाश में घुमड़ कर आ जाते हैं तो किस तरह वलयाकार वो बनाते रहते हैं, मानो किसी छोटे बच्चे की जो बालों का गुंथन हो। बाल कल्पना से पाले, कि तुम्हारी कल्पनाएं भी बालकों के समान है। विद्युत छवि उर में। अब देखिए, विद्युत यहां पर दो अर्थ है। आपको पता है जब बादल घिरते हैं तो उनके अंदर बिजली भी समाहित होती है, जो चमकने और खड़कने वाली होती है ना। ऐसे ही इन्होंने यहाँ पर इस ऊर्जा को, विद्युत का मतलब यहाँ पर है ऊर्जा, कि तुम्हारे अंदर बहुत चमक है, ऊर्जा है, कवि नवजीवन वाले, और नवीन जीवन को तुम अपने आप में समाहित किए हो। तुम्हें ये पता है बादल कि तुम्हारे यहाँ पर पृथ्वी पर गिरने के बाद में, वर्षा की बूंदें करने के बाद में यहाँ पर चारों तरफ जीवन नवीन हो जाएगा। आपको भी लगता है ऐसा? मानसून के बाद का जीवन थोड़ा सा अलग सा होता है। पहले गर्मी में हम तप जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, बेहाल हो जाते हैं, और यहाँ पर हम नवीन जीवन मिलता है हमें। वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, कि तुम्हारे अंदर वज्र के समान शक्ति है। इतनी शक्ति है कि तुम कुछ भी परिवर्तित कर सकते हो अपने दम पर। स्वाभाविक है, जो आप देखते ही हैं कि बादलों की वजह से जो वातावरण होता है, जो परिवेश होता है, उसमें कितने परिवर्तन आ जाते हैं। नूतन कविता फिर भर दो, और तुम एक नई कविता भर दो यहाँ पर। कहां पर? वातावरण में, परिवेश में। बादल गरजो, बादल आप गरजिए, आपको गरजना ही होगा। तो ये बादलों को आह्वान कर रहे हैं कि आपके आने से धरती पे इस तरह के परिवर्तन हो रहे हैं और आपको यहाँ पर गरजना है। उन्होंने उनकी जो तुलना है वो काले बाल्यावस्था, किसी बालक के काले घुंघराले बालों से की है। कहीं जो विद्युत के रूप में उनके उर में, उर का मतलब यहाँ पर है उनके सीने में, है ना, उनकी विद्युत छवि है। ठीक है ना। और इसको नवीन कविता के समान कहा है। अब इस पद की व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या। उपरोक्त पंक्तियों में कवि निराला ने उस सुंदर वातावरण का वर्णन किया है जब आकाश काले काले बादलों से भर जाता है, उमंग सी भर जाती है सब लोगों में, बिजली चमकने और बादलों के गर्जन का शोर होता है। तब कवि बादल को संबोधित करते हुए कहता है कि हे बादल, तुम गरजो, समस्त आकाश को घेर घेर कर मूसलाधार वर्षा करो। यहाँ पर मूसलाधार का मतलब क्या होता है? बहुत तेज। हे बादल, तुम अत्यंत सुंदर हो, तुम्हारा स्वरूप छोटे बालक के समान है जिसके सिर पर काले घुंघराले बाल हैं। यहाँ बादलों का मानवीकरण किया गया है। अब मानवीकरण का मतलब क्या है? कक्षा 8 में जब आपको अलंकारों की के बारे में प्रारंभिक जानकारी दी जा रही थी, तो वहां पर जरूर आपने मानवीकरण अलंकार पढ़ा होगा। मानवीकरण अलंकार से यहां पर मतलब है कि जब किसी प्रकृति की वस्तु का मानवीय क्रियाओं से तुलना की जाती है, या उसका आरोपण किया जाता है कि
ये जैसे नदी है, चंद्रमा है, इन प्रकृति की चीजों की तुलना मानवीय क्रियाओं से की जाती है, तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। तो यहाँ पर भी बादलों का एक बालक के काले घुंघराले बालों से जो है वो एक तुलना की गई है। कवि कहते हैं कि ओ काले रंग के सुंदर सुंदर घुंघराले बादल, तुम पूरे आसमान को घेर कर जोरदार ढंग से गर्जना करो, तुम अबोध बालक की कल्पना के समान पाले गए हो, तुम अपने हृदय में बिजली की शोभा को धारण करते हो, तुम नवीन सृष्टि करने वाले हो, तुम जल रूपी नवीन जीवन प्रदान करने वाले हो। कविता में एक शब्द आया था नवजीवन। जब पृथ्वी पर बारिश की बूंदें गिरेंगी, अच्छी बारिश होगी, तो एक नया जीवन आएगा। नया जीवन ना सिर्फ प्राणी मात्र का, बल्कि उन बीजों का जो उस पानी की बूंद की वजह से जमीन से अंकुरित होकर पौधा बनकर और फसलें बनने के लिए तैयार है। तुम्हारे अंदर वज्रपात की शक्ति छिपी हुई है, अर्थात परिवर्तन कराना ही तुम्हारा नियम है। स्वाभाविक रूप से जब बादल पृथ्वी पर गिरते हैं, यानी वर्षा की बूंदें होती हैं, तो जीवन परिवर्तित हो जाता है। तुम मेरे हृदय में नई कविता का जन्म दो। अब कवि उनसे कह रहा है कि जैसे ही तुम गरजोगे, जैसे ही तुम बारिश की बूंदें पृथ्वी पर गिरेंगी, तो मेरे अंदर एक नई कविता का जन्म होगा और संसार को फिर से नवीन प्रेरणा से भर दो। यानी हम लोग, यानी सभी लोग, प्राणी मात्र तुमसे काफी प्रेरित है और तुम नई प्रेरणा दो। हे बादल तुम गरजो। यहाँ बादलों के माध्यम से कवि नवयुवकों में उत्साह का संचार करते हैं। देखिए, बादलों को संबोधित करते हुए कवि देश के नवयुवकों को क्या कर रहे हैं? उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि तुम भी इसी तरह गरजो, एक नवीन शक्ति का संचार करो, एक नई ऊर्जा के साथ देश को आगे बढ़ाने के लिए तैयार रहो। इसके बाद हम इसके दूसरे काव्य अंश की तरफ चलते हैं। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग के सकल जन। यानी कवि यहाँ कह रहा है कि सभी लोग बड़े व्याकुल थे। आपको पता है बादलों से पहले की स्थिति मैंने आपसे अभी शेयर किया है कि जब मॉनसून आता है तो उसके पहले वाली स्थिति में सभी लोग बड़े व्याकुल होते हैं, बड़े बड़े पीड़ित होते हैं। कुछ लोग गर्मी से, कुछ लोग पानी की कमी से, कुछ लोग इसलिए इंतजार करते हैं कि जल्दी मेघ आवे तो हम बीजों को बोएं, किसान लोग। यानी सभी के परिप्रेक्ष्य में बादलों का इंतजार रहता है, तो वो बड़े व्याकुल रहते हैं, बड़े चिंतित रहते हैं कि बादल कब आएंगे। उन्मन थे उन्मन, बड़े उदास अनमने मन से, यानी उनको बादलों के अलावा और कोई चीज अच्छी लगी नहीं रही है। विश्व के निदाग के सकल जन, पूरे संसार के निदाग यानी गर्मी से तपे हुए लोग, सारे लोग, सभी लोग परेशान हैं। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। अनंत यानी आकाश में, घन यानी बादल। आकाश में ये जब लोगों को आवश्यकता होती है, जब बादलों के आने का समय होता है, तो सभी लोग इस तपती हुई गर्मी में इंतजार करते रहते हैं। तो आए अज्ञात दिशा से अनंत घन, न जाने कौन सी दिशा से तुम आकर पूरे आसमान को घेर लेते हो। तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो। तुम इस तपती हुई धरती पर अपनी बारिश की बूंदें गिराकर जल से पूरे क्षेत्र को जलमग्न करके शीतल कर दो। यानी आपको पता है गर्मी की जो तपन होती है वो कब शांत होती है? जब उस पर जल गिरता है, तभी उसे शीतलता प्रदान होती है। और वो एक या दो बारिश से नहीं, लगातार 8 10 15 बारिश होती है एक महीने तक, जुलाई के महीने में, तब जाके अगस्त में हमें लगता है कि थोड़ी सी ठंडक हुई है। फिर बादल को संबोधित करते हुए कह रहा है कि बादल तुम गरजो। अब हम भावार्थ की तरफ चलते हैं। कवि बादल को संबोधित करते हुए कहता है कि हे बादल, गर्मी की तपन के कारण सारी धरती के लोग व्याकुल तथा बेचैन या उदास हो रहे हैं। इस कारण इनका मन कहीं और नहीं लग रहा है। इसी समय इस अनंत आकाश में न मालूम तुम किस ओर से आकर छा गए। हे बादल, तुम बरस कर इस गर्मी के ताप से तपी हुई इस धरती को शीतलता प्रदान करो। हे बादल, गरज कर बरसो। धरती पर वर्षा हो जाने के बाद लोग भीषण गर्मी से राहत पाते हैं और उनका मन फिर नए उत्साह और उमंग से संचालित होने लगता है, अर्थात कार्य की नई आशाएं जन्म लेती हैं। हमने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का ये जो अध्याय है, जिसमें सबसे पहली कविता उत्साह के बारे में हमने चर्चा की, अब हम दूसरी कविता की तरफ चल रहे हैं जिसका नाम है अट नहीं रही है। पहला
पद इसका हम पढ़ रहे हैं, हालांकि पहले पद में इसकी ये मात्र 3 पंक्तियां ही हैं। अट नहीं रही, ऊपर शीर्षक दिया हुआ है। अट नहीं रही है, अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है। मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी प्रारंभिक जानकारी दे रहा हूं कि इस कविता के माध्यम से फाल्गुन मास को आमंत्रित किया जा रहा है, फागुन मास की शोभा को देखा जा रहा है। देखिए, आपको पता है कि हिंदी कैलेंडर जो है उसमें 12 महीने हैं, तो जो फाल्गुन का महीना है वो उस महीने में जो चारों तरफ वातावरण में बहार आ जाती है, जो सुगंधित मालाएं यानी सुगंधित पुष्प वृक्षों पर आ जाते हैं, नई नई पत्तियां आ जाती है, तो उससे माहौल कितना मादकता पूर्वक हो जाता है, कितना उमंगमय हो जाता है, उसकी चर्चा इस कविता में की जा रही है। अट नहीं रही, सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा ही लिखित है। अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है। वो कह रहे हैं कि फागुन की इतनी मादकपूर्ण वातावरण से हमें चारों तरफ ऐसी चकाचौंध, ऐसी बिजली, ऐसी आभा, ऐसी किरण नजर आ रही है कि हम बहुत ही उत्साहित हो रहे हैं, यानी हमारे तन को सट नहीं रही है, बहुत अच्छे तरीके से हम उसको ग्रहण कर पा रहे हैं। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। अब वो फागुन को कवि कह रहा है कि फाल्गुन मास जब भी श्वास लेता है, आपको पता है जब खेतों में फसलें इधर से उधर लहलाती है तो उन पुष्पों की या पेड़ों के लहलाने से वहां पर उपस्थित जो उनके पुष्प हैं उनसे वो जो हवा जब घरों की तरफ आती है तो कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, तो घर भी मादकता पूर्वक खिलखिलाने लग जाते हैं, सभी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और एक आनंदित वातावरण पैदा हो जाता है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, और उस मादकता भरे वातावरण में जब हम उन फूलों की खुशबू लेते हैं, उस वातावरण से हम जब प्रभावित होते हैं, उस खुशबू के कारण, उस मादकता भरे वातावरण के कारण हमें ऐसा लगता है कि हम पक्षी के समान नभ में उड़ने लग जाएं, यानी आसमान में विचरण करने लग जाएं। यहां तक कि फाल्गुन की जो मादकता है, वो वहां जो प्रकृति का सौंदर्य है, वो इतना मनोरम है कि मैं चाहते हुए भी एक कवि के रूप में आंख हटाना चाहता हूं, यानी हमारी दृष्टि उस पर गोचर हो रही है, मैं चाहकर भी वहां से अपनी आंख नहीं हटा पा रहा हूं। तो अब हम व्याख्या की तरफ चलते हैं। इस व्याख्या में कवि फागुन मास की मादकता का वर्णन करते हुए कहता है कि फागुन मास का सौंदर्य इतना अधिक है कि उसकी शोभा समा नहीं पा रही है ना? यह शोभा प्रकृति के साथ साथ मानव तन पर भी दृष्टिगोचर हो रही है, ना सिर्फ मन में बल्कि तन पर भी दृष्टिगोचर हो रही है। परिणाम स्वरूप मानव चेहरों पर खुशी झलक उठी है। कवि कहता है कि इस महीने में कहीं सुगंधित हवा का झोंका उठता है तो उसे ऐसा प्रतीत होता है या होने लगता है कि तुम खुलकर श्वास ले रहे हो, यानी वो हवा घरों की तरफ आ रही है, इससे घर घर महक उठता है। तुम वातावरण में ऐसी मादकता भर देते हो कि मन रूपी पक्षी कल्पनाओं के पंख लगाकर उन्मुक्त गगन में उड़ने के लिए आतुर हो उठता है। कवि सर्वत्र सभी जगह फाल्गुन के फैले सौंदर्य का दर्शन करता है, उसकी आंखें इस फैले हुए सौंदर्य से हट नहीं पा रही है, इसलिए वह अपनी दृष्टि को हटा ही नहीं पाता है चाह कर भी। अब इस पाठ के दूसरे काव्यांश की तरफ चलते हैं। पत्तों से लदी डाली, कहीं हरी कहीं लाल, यानी इस फाल्गुन मास की ये विशेषता है कि जो पेड़ों की जो डालियां होती है वो पत्तों से लद जाती है, कहीं पर हरे रंग की होती है तो कहीं लाल। अब आप कहेंगे सर लाल पत्ते कैसे हो गए? आपने मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, आपने कभी नीम का पेड़ देखा है? उसपे जब नई पत्तियां आती है, नई कोमल कोमल कोपलें आती है जब आगे आगे सिरे पे, तो आप देखिएगा वो लाल रंग की होंगी। तो इसी प्रकार प्रत्येक पेड़ में जब नवीन उद्भव होता है तो लगभग लाल रंग लिए हुए होता है। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जब पेड़ों की पत्तियां जो लद जाती है यानी बहुत घनी हो जाती है, कहीं हरे पत्तों से तो कहीं लाल पत्तों से, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्प माल, और कहीं उन पेड़ों पर आए हुए फूलों की वजह से उनके उर में माल, उर यानी उनके हृदय पे, सीने पे ऐसा लगता है जैसे माला पड़ी है,
और बहुत ही मंद मंद, बहुत ही मादकता पूर्वक वह खुशबू दे रही है। पाट पाट शोभाश्री, पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। यानी जगह जगह, अलग अलग स्थान पर, और ये जो शोभा है, ये सौंदर्य से भरपूर जो वातावरण है, वो हमें हमारे में समा नहीं रहा है। अब हम व्याख्या की तरफ चलते हैं। पेड़ पौधों की डालियां हरे हरे पत्तों से लद गई है, वे कहीं हरितिमा तो कहीं लालिमा लिए हुए हैं। कई वृक्षों के गलों में मंद मंद सुगंध वाले फूलों की माला पड़ी हुई है। आशय यह है कि वसंत के इस मादक वातावरण में, आप देखिए, वसंत ऋतु के इस मादक मादक यानी मदहोश करने वाले वातावरण में वृक्षों की डालियों पर सुगंधित पुष्प खिल गए हैं, जो अपनी मंद मंद सुगंध को चारों ओर फैला रहे हैं। जगह जगह सौंदर्य राशि इतनी अधिक खिल उठी है कि वह समा नहीं पा रही है, वह सब जगह प्रकट हो रही है। तो ये था एक सुंदर, जो क्या कहें, प्रकृति का, प्रकृति के दोनों चीजों का, दोनों कविताएं अपने आप में एक विशेष स्थान रखती हैं। उत्साह जो बादल का प्रतीक है, और अट नहीं रही में फाल्गुन मास की शोभा बताई गई है। इन दोनों कविताओं में काफी सुंदर मनोरम चित्रण हुआ है प्रकृति का, और उसको मानवीय जीवन से कैसे संबोधित किया गया है, ये आपने देखा इन दोनों कविताओं के चर्चा के समय। अब मैं आपको एक बार फिर निवेदन करता हूं कि आप लोगों को कैसे पता पड़ेगा कि कोई वीडियो यूट्यूब पर अपलोड की गई है। मैं आपको फिर बता रहा हूं, आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके नीचे जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन आएगा, इससे आपको जानकारी मिलेगी। मुझे 2-3 जनों ने अभी बोला कि सर हमें जानकारी नहीं मिलती, तो मैंने उनको यही बताया कि आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रदीप सर के साथ हिंदी की इन कक्षाओं को, आप हिंदी को इतना सरलता से मत लीजिए, हिंदी एक गंभीर विषय है। बाकी सारे सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट को पढ़ाने का एक अलग तरीका होता है, और हर सब्जेक्ट की अपनी एक अलग विशेषता है। हिंदी शब्दों में जरूर गंभीर है, लेकिन जब इसको आप मार्मिकता यानी हृदय से जोड़कर आप इसको पढ़ना सीखेंगे, तो ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छे तरीके से आपके दिमाग में बैठ जाने वाली चीज है। तो इसी के साथ हम आज की क्लास को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।